हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का अध्याय 6 जिसका प्रश्नावली 6.1 हल करेंगे ना। उसका प्रश्न क्रमांक 3 और 4 हल करते हैं। तो देखना, प्रश्न क्रमांक 3 में हम देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो देखना, हमको यहाँ पे ध्यान लगाना है कि हमसे पूछा है किस संख्या का वर्ग विषम संख्या। तो हमेशा हमको याद रखना है कि जो विषम संख्या होती है उसका ही वर्ग विषम संख्या होता है। सम संख्या का जो वर्ग होता है वो कभी भी विषम नहीं होता है यहाँ पे। तो देखना, जैसे यहाँ पे 431 हमने मान लो 2 लिया है ना। जैसे अगर 2 तो 2 का वर्ग करें क्या होगा 4। तो अगर 2 जो सम संख्या थी तो इसका वर्ग भी क्या है, सम आया। अगर हमने 3 लिया तो 3 विषम है तो 3 का वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। अगर 9 भी विषम है, इसको लेंगे तो 9 का वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो कोई भी संख्या ले सकते हैं अपन। अगर हम सम संख्या लेंगे तो उसका वर्ग हमेशा सम आएगा। अगर हम विषम संख्या लेंगे तो उसका वर्ग भी हमेशा विषम संख्या ही आता है ना। ऐसा होता ही नहीं है कि कभी सम संख्या का जो वर्ग है वो विषम आएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है, तो हमको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। एक तो प्रश्न क्रमांक 1 में 431 विषम संख्या है, तो एक तो इसका वर्ग विषम होगा, और एक प्रश्न क्रमांक इसका तीसरा वाला यानी 7779। तो इसमें भी ये विषम संख्या है तो इसका वर्ग विषम होगा। ये सम संख्या है 2826, इसका वर्ग कभी विषम नहीं हो सकता है। और ये इसमें पीछे 4 है ना, 82,004 है, तो इसमें भी सम संख्या है तो इसका भी वर्ग विषम संख्या नहीं होता है ना। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि 431 और ये 7779 विषम संख्या है ना, विषम संख्या है, इसलिए इनका वर्ग भी विषम संख्या होगा। देखना, जब भी ऐसा प्रश्न आए कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा या सम होगा, तो जो सम संख्या होती है उनका वर्ग सम होता है और जो विषम संख्या होती है उनका वर्ग विषम संख्या होता है। अगला प्रश्न लेंगे हम, प्रश्न क्रमांक 4। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। देखना, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमको केवल पैटर्न को समझना है। कैसे समझेंगे, देखना, जैसे यहाँ दिया हुआ है 11 का स्क्वायर दिया हुआ है 121 है ना। अब इसमें हम देखेंगे इसमें एक भी शून्य नहीं है, तो इसके अंदर भी एक भी शून्य नहीं आया है ना। 11 में कोई शून्य नहीं था, 1 और 1 था, और यहाँ पे क्या है 1 to 1 इसका स्क्वायर। अब यहाँ से जब पैटर्न चला तो हमने देखा कि ये 2 तो बीच में ही आ रहे हैं, दोनों तरफ 1 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जितनी जीरो की संख्या है वो 2 के दोनों तरफ उतने ही जीरो लगाने। मान लो देखो, जैसे यहाँ पे 1 0 था तो 2 तो है ही सही, दोनों तरफ 1 भी है ही सही, और 2 के दोनों तरफ कितने जीरो लगा दिए, 1 0 इधर और 1 0 इधर। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 1 0 आया। अगले वाले पैटर्न में जैसे यहाँ 2 0 हुए तो यहाँ पे भी 2 0 हो गए हैं ना दोनों तरफ। 1 to 1 तो वही है ना, 1 to 1 ऐसा ही चलेगा सब में। ये केवल जितने जीरो हैं वो 2 के दोनों तरफ उतने जीरो लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे भी हमने 2 के 2 0 इधर लगा दिए, दाएं लगा दिए, और 2 बाएं लगा दिए ना। इसी प्रकार यहाँ पे हमको पैटर्न में आगे बढ़ाना है इसको। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 शून्य है, तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 शून्य इधर लगा देंगे, और 1 2 3 4 शून्य इधर लगा देंगे, है ना। तो इस संख्या का वर्ग ये संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम शून्य गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 शून्य यहाँ पे। तो सबसे पहले हम तो 1 लिखना है। देखो 1 2 और 1 तो आएगा ही सही, 1 कहाँ आएगा, आगे आएगा, और 1 और 1 कहाँ आएगा, लास्ट में, और बीच में क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन 2 के दोनों साइड में क्या आएगा, 0 आएंगे। 6 0 है तो 6 0 लगा दें, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद में हम क्या लिख देंगे, इसमें 2 और वापस से 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और उसके बाद में हम लिख देंगे 1। तो देखना, ये जो हमारा क्या बन गया, पूरा पैटर्न बन गया है ना। जो इसमें प्रतिरूप जिसको दे रखा था, इस प्रतिरूप को हमको समझना था। बहुत सरल है तो वैसे ही सिंपल है, तो इसको समझ के हम इसका पैटर्न जो है, इसका प्रतिरूप है, वो आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 3 और 4 हल किया, समझ में आया। तो अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। देखना, प्रश्न क्रमांक 6, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो देखना, यहाँ पे भी जो प्रतिरूप दिया हुआ है, यानी यहाँ पे भी कुछ पैटर्न दिया हुआ, हमको पैटर्न को समझना है और उसके आधार पे हमको बताना है ना, जो रिक्त स्थान है इनको भरना है, लुप्त संख्या है। तो देखना, यहाँ देखेंगे हम यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, उसके बाद में वापस से 2 है, और फिर 3 है। तो देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक संख्या ले रखी 1, और 1 को जैसे ही 1 बढ़ाया तो है ना, 1 में से अगर हमने 1 प्लस किया, बढ़ाया, तो क्या हो गया 2, और जब इन दोनों का गुणा हुआ ना, 2 1 कम, तो वापस से 2 आ गया,
और यहाँ पे जो संख्या आई इसमें वापस से फिर एक प्लस कर दिया, यानी एक बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कितने आ गए 3। बस ये इसमें पैटर्न देखना। यहाँ पे क्या किया, 2 से एक बढ़ा है 3, 2 और 3 का अगर गुणा करते हैं हम तो 2 3 6 आते हैं, और 6 में अगर हम एक बढ़ाते हैं तो 7 आते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी हो रहा है, 3 और 3 में एक बढ़ाया तो ये हो गया 4, और 3 और 4 का गुणा हुआ तो ये हो गया 12, और 12 में एक बढ़ाया तो ये हो गया 13 का वर्ग। इसी प्रकार यहाँ पे हमको रिक्त स्थान दिया है तो देखना 4 का वर्ग और 4 के बाद में आ रहा है 5 का वर्ग। तो हमेशा हमने यहाँ पे क्या किया, इन आगे वाली दोनों संख्याओं का गुणा करके लिखा है, तो यहाँ पे भी 4 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, 4 5 20, तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग। और आगे जो कंडीशन लग रही थी सेम लग रही है, इससे एक बढ़ा के उसका वर्ग किया गया, यानी 20 से एक अधिक होता है 21, तो 21 का वर्ग यहाँ पे हो रहा है। आगे चलते 5 का स्क्वायर, तो 5 के बाद में क्या आएगा, तो जैसे देख रहे हैं हम कि क्रम आगे बढ़ रहा है, तो 5 के बाद में क्या आता है 6 आता है, ये हो जाएगा 6 का वर्ग। 5 और 6 का गुणा होगा तो 5 अंक 30, और वापस 30 में से एक बढ़ाए तो हो गया 31। अब यहाँ देखेंगे, देखना यहाँ पे भी 6 और 7 पहले से दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आता है, इन दोनों का गुणा आता है 6 7 42, तो 42 का वर्ग। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक प्लस होता है, तो 42 के बाद क्या हो गया, ये हो गया 43। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस पैटर्न को हल किया, समझ में आया होगा आपको। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 7। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है हमको योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। देखना यहाँ पे जो प्रश्न दे रखा है इसमें यूं दिया है कि योग संक्रिया, यानी जो इनका योग दे रखा है प्लस दे रखा है, हमको इनका योग नहीं करना है, और उसके बिना योग किए हमको इनका योगफल ज्ञात करना है। तो वो हम कैसे करते हैं, देखना पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमको लिखना पड़ेगा इसके लिए सबसे पहले ये जो संख्याएं दे रखी, देखना ये जो संख्याएं ये विषम संख्याएं, प्रथम पहली विषम संख्या से लेके यहाँ पे हमको विषम संख्याएं दे रखी है ना। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n का स्क्वायर होता है ना। मैंने क्या लिखा हमने, हम जानते हैं कि पहली विषम प्राकृत संख्याएं होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से शुरू होती है उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और विषम वो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है ना। तो हम जानते हैं कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे n क्या रहता है, तो हमको n में ये पता लगाना है कि n जो होता है वो होता है इनकी कुल संख्याएं, यानी ये टोटल कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें n बराबर कितना है 5 है ना। तो इसमें जो ये विषम संख्याएं होती है इनका योग क्या होता है, इसका n का क्या होता है स्क्वायर होता है, यानी इसका वर्ग होता है। तो देखना पहले वाले में देखेंगे हम, यहाँ पे n बराबर कितना आ रहा है हमारे पास में, n बराबर आ रहा है 5 है ना। टोटल कितनी संख्या हो रही है 1 2 3 4 5, यानी n बराबर 5, तो इसका योग क्या होगा, तब योग है ना बराबर क्या होगा, n स्क्वायर करना हमको, n स्क्वायर करेंगे तो किसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, तो इस प्रकार इन संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाएगा 25। ये हमने बिना योग किए ही हमने पता लगा लिया कि इसका योग कितना है 25 है। काई से लगाया, ये पहली विषम प्राकृत संख्याएं थी, तो हमने इसका जो सूत्र था इसका योग क्या होता है n स्क्वायर होता है, हमको याद रखना है। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करते हैं इसी का। तो देखना इसमें भी यही सेम दिया है, प्राकृत संख्या ये विषम प्राकृत संख्या दे रखी है पहली, लेकिन यहाँ पे कितनी संख्याएं दे रखी है वो हमको गिनना है। हम यहाँ लिख देंगे यहाँ n बराबर कितना आ रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी यहाँ पे n बराबर कितना आ रहा है 10, तो इनका योग क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा है ना। हमने लिखा है कि n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर होता है, तो योग में हम कर देंगे n का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दाम 100, तो इस प्रकार इनका जो योग है वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम अगला प्रश्न लेते हैं इसका तीसरा वाला। तो इसमें हमको संख्याएं दे रखी है 23 तक है ना। तो सेम इसमें भी यही करना है हमको, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23, यानी ये भी क्या दे रखी है प्रथम प्राकृत विषम संख्या दे रखी है। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ n बराबर कितना आ रहा है गिन लेते हैं अभी। n बराबर क्या होता है, इनकी जो संख्याएं होती है कितनी संख्या है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 संख्याएं हो रही है ना टोटल। तो n कितना हो रहा है 12 हो रहा है।
तब इनका जो संख्याओं का योग हुई है वो क्या हो जाएगा, 12 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, n का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 12 का भी वर्ग हो जाएगा। और 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, याद होना चाहिए हमको, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 144। ठीक है, तो पहले वाले का आया 25, इनका योग आ गया हमारे पास में 25, और दूसरे वाले का आया 100, 10 थी तो 10 का वर्ग कर दिया हमने, और इसका कितना आया 144। ठीक है, इस प्रकार हमने बिना योग किए इनका जो योगफल है वो निकाला। कैसे निकाला, n प्राकृत संख्या, n विषम प्राकृत संख्याओं से निकाला, है ना। तो समझ में प्रश्न क्रमांक 8 और 9 हल करते हैं ना। तो देखना 8वें प्रश्न में हमको दिया है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, और प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। देखना अभी जस्ट हमने इससे पहले प्रश्न क्रमांक 7 हल किया था, उसका सेम इसमें उल्टा है ना। वहां पे हमको योग बताना था और यहाँ पे योग दे रखा है, हमको संख्याएं बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं। देखना इसमें क्या दिया है, 49 दिया हुआ है, और 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे पहली 7 विषम प्राकृत संख्याएं। ठीक है, पहली जितनी भी विषम संख्याएं लिखी होती है उनका n का स्क्वायर क्या होता है, उनका योग होता है। तो देखना पहली 7 विषम प्राकृत संख्या हमको लिखना है। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है, पहली 7 1 3 5 7 9 11 और 13, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सातों क्या हो गई, पहली 7 विषम प्राकृत संख्या है। और अगर इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है। 121 किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे पहली 11 विषम प्राकृत संख्याएं। तो देखना हमको यहाँ पे क्या लिखना है, पहली 11 विषम प्राकृत संख्याएं लिखना है ना। तो 1 से शुरू करना है हमको, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 क्या हो गई, पहली विषम प्राकृत संख्या हो गई, है ना। अगर इनका योग करेंगे हम तो कितना आएगा, वापस से 121 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 8वां जो हल किया, ये पहला वाले का आंसर है और ये दूसरे वाले का आंसर है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 9 हल करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। देखना यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि 12 का वर्ग करें हम, जैसे 12 का वर्ग किया हमने 144 और 13 का वर्ग किया हमने 169, तो इनके बीच में कितनी संख्या है हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखना इसको हम कैसे हल करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि दो वर्ग संख्याओं के बीच, दो वर्ग संख्याएं कौन कौन सी, वो भी लिख लेते हैं हम। तो देखना दो वर्ग संख्याएं होती है, एक तो होती है n और n+1, है ना। एक तो पहली जो रहती है वो n और दूसरी n+1, इससे दूसरी वाली संख्या पहली वाली से एक ज़्यादा रहती है, अधिक रहती है ना। n और n+1 के बीच 2n संख्याएं होती है। कितनी होती है, 2n संख्याएं होती है, ये हमको याद रखना है, 2n संख्याएं होती है। देखना वो 2n कैसे होती है अभी पता चल जाएगा हमको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला वाला प्रश्न लेते हैं ना। इसमें 12 और 13, तो n कितना है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, और n+1 कितना है, तो n+1 अगर हम 12 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखना ये दोनों तो संख्याएं n और n+1, तो n तो क्या है, 12 है, और n+1 कौन है, 13 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो संख्याएं होती है, इन दोनों के वर्ग करने पे इन वर्ग के बीच में जो संख्याएं आती है वो कितनी होती है, 2n होती है। तो बस हमको 2n में मान रख देना n का। ठीक है, तो 2n, n कितना है यहाँ पे 12 है, तो 2 में क्या हो जाएगा, 12 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 12 दूनी कितने हो जाएंगे, 24, यानी इन दोनों के बीच में जो संख्या है वो कितनी संख्या है, 24। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं तब 2n बराबर, और यहाँ n बराबर। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक दूसरा हल कर लेते हैं। तो दूसरे वाले में n बराबर कितना है, तो n बराबर यहाँ पे दे रखा है हमको 25, है ना, और n+1 कितना दिया है,
तो n+1 हमको दिया है यहाँ पे, या तो हम 25+1 करें या फिर डायरेक्टली भी दे रखा है 26। तब जो 2n इनके बीच की संख्या क्या आएगी, इन दोनों के 25 और 26 के वर्ग के बीच में संख्या क्या होगी 2n। तो यहाँ पे n कितना है 25 है, तो 25 का हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 25 दूनी कितने हो जाएंगे 50। यानी इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है 50 संख्या है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। तो यहाँ पे तीसरे वाले में n कितना दे रखा है ना, तो n दे रखा है यहाँ पे 99 और n+1 कितना दिया है 100 दिया है। n+1 यानी n में अगर हम 1 जोड़ दे तो क्या हो जाता है वो n+1 हो जाता है, कितना है 100। तब इनके बीच में संख्याएं कितनी होगी 2n होगी, ठीक है 2n होगी यानी n का डबल होगी। तो 2 में n का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 99 दूनी कितने होते हैं 100 दूनी अगर हम देखें 200 होते हैं, तो 200 में से हम 2 कम कर देते हैं ना 198 होते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में कितनी वर्ग संख्या, इन दोनों के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होगी 198 संख्या होगी, है ना। समझ में आया होगा आपको। प्रश्न क्रमांक 8 और 9 हल कर लिया हमने, सरल ही था। इस प्रकार हमारी ये पूरी प्रश्नावली 6.1 जो है कंप्लीट हो चुकी है ना। इस आज जो हमने सवाल किए इससे पहले के जो प्रश्न है वो आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं और सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।